ओके जी, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ग्लूकोज को हमने प्रिपेयर किया है, ग्लूकोज से ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट बना है और अब इस ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट को हमें पे ऑफ फेज में एंटर कराना है। ठीक है, तो हमारे पहले के स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास अभी क्या है, ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट है। आई होप आप इसे समझ पाओगे, है ना। शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है, उसके साथ ही आइसोमेरिक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। लेकिन ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट ही है जो हमारा एंटर करेगा फर्दर रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, इसीलिए ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट को कह सकते हैं इट इज़ द लास्ट रिएक्शन ऑफ प्रेपरेटरी फेज, क्योंकि इसके बाद हमारी पे ऑफ फेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इससे अब हमें एनर्जी निकालनी है, इसको छोटी फॉर्म में कन्वर्ट तो करना ही करना है, साथ ही साथ अब हमें इसे एनर्जी निकालनी है। पे ऑफ का मतलब क्या होता है, पे ऑफ का यही तो मतलब होता है कि एनर्जी को पे करेगा। अब ये फेज जो स्टार्टिंग में इसने जो फेज थी हमारी स्टार्टिंग में प्रेपरेटरी फेज में, जहाँ इसने 2 एटीपी मॉलिक्यूल को यूज किया था, अब यहाँ से एटीपी हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। जब भी कहीं भी आपको एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी हो ना, तो आपको हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं, और आपको पता है सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड हमारा कौन सा होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। इस ग्लूकोज 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के पास ना एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच, आपको पता है ना, एक फॉस्फेट ग्रुप इसके पास है। और ऐसे ही हमारे पास 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 2 ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो हम इससे एक फॉस्फेट ग्रुप अगर डिटैच कर लेंगे तो एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इसका डिहाइड्रोजनेशन कर लेते हैं। डिहाइड्रोजनेशन से क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन से हमें एक रिड्यूसिंग एनर्जी यहाँ से मिल जाएगी, है ना। चलिए जी, हम इसका डिहाइड्रोजनेशन कर लेते हैं, और डिहाइड्रोजनेशन के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए होगा वो एंजाइम हमारा क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। ठीक है, तो इसके बाद ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजनेशन करने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट। यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है ना, और इसको हम लोग इंटू 2 कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था ना 6 कार्बन कंपाउंड से ग्लूकोज से हमारे पास 2 ग्लिसरल्डेहाइड के मॉलिक्यूल मिले थे, तो इसीलिए हमारा एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और इस 3 कार्बन कंपाउंड के यहाँ पे हमारे पास 2 कंपोनेंट है, तो 2 इंटू कर लेते हैं, है ना। एंजाइम क्या चाहिए होगा, एंजाइम्स देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो जब भी ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट मतलब डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही आएगा। लेकिन कौन सा डिहाइड्रोजिनेज है, डिहाइड्रोजिनेज तो बहुत सारे एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना। और ये डिहाइड्रोजिनेज किसका, डिहाइड्रोजिनेशन हो किसका रहा है, ग्लिसरल्डेहाइड का। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा हमारा ग्लिसरल्डेहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एडिशन क्या कराते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं। तो जब भी ऐसी कोई प्रोसेस होगी जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा, आपको डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमेशा एक रिड्यूसिंग बॉडी को प्रोड्यूस करता है, और ये रिड्यूसिंग बॉडी हमारी कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ पे ये NAD को यूज करके NADP की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, तो इतना हमारा स्टेप कंप्लीट है। ये हमारा कौन सा स्टेप है, दिस वन इज 6th स्टेप, ये आपका 6ठा स्टेप है, और ये इरिवर्सिबल होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पे ऑफ फेज में मैक्सिमम हमारे स्टेप है ना वो इरिवर्सिबल है, और जो हमारी प्रेपरेटरी फेज थी उसमें मैक्सिमम हमारे रिवर्सिबल थे, उसमें मैक्सिमम स्टेप हमारे रिवर्सिबल थे। बस एक कुछ एक जहाँ पे हमने उनको कह सकते ना टैग अटैच किए थे, सिर्फ वही 2 स्टेप थे हमारे जो हमारे रिवर्सिबल थे, अदरवाइज मैक्सिमम उसमें प्रेपरेटरी फेज के अंदर मैक्सिमम स्टेप हमारे रिवर्सिबल थे। ठीक है, एक चीज और हमने देखी थी, प्रेपरेटरी फेज में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन था जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आपकी पूरी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पर एक स्टेप है जहाँ पे ये काम नहीं करता। यहाँ पे ये वाला जो स्टेप आपने देखा ना जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम कर रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक इनहिबिटर की तरह काम करता है, यानी कि इस स्टेप को ये इनहिबिट कर सकता है।
अगर यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आपने डाल दिया तो ये इसको इनहिबिट कर देगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कहाँ पे इनहिबिट करेगा ग्लाइकोलाइसिस में, तो ये हमारा 6th स्टेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। हमारे पास अभी क्या बन गया, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन गया है ना। अब इस 1,3-बाइफॉस्फेट के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है, हम अब इसको क्या कर सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को हटा सकते हैं। और जैसे हम फॉस्फेट ग्रुप को हटाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। तो हम इसको जब लोग फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। और 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट है, मतलब 1 और 3rd कार्बन के ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर। तो यहाँ पे अगर हमने एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया तो क्या बचेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच था ना उसको रिमूव कर दिया, इसलिए अब क्या बच गया, सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया इंटू 2। 3 कार्बन का हमारा ये कंपाउंड है। और इस प्रोसेस के टाइम पे हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नीशियम भी चाहिए होता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप निकला है तो ADP से ATP का प्रोडक्शन होगा। लेकिन आप देख रहे हो ना 2 है तो ये हमारा 2 × 1 ATP हो जाएगा, मतलब यहाँ से 2 ATP हमारे प्रोड्यूस होंगे। ये हमारा कौन सा स्टेप है, 7th ये स्टेप हो गया। और एंजाइम इसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमारा इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। और एंजाइम की अगर बात करें तो आप देखिए जब हमने फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कराया था तो काइनेज एंजाइम था, अब फॉस्फेट ग्रुप का हमें रिमूवल कराना है तो हमारा यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, इसके पास अब एक कार्बन बचा है। अब हम इसके एक कार्बन को भी यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसके एक कार्बन की पोजीशन चेंज कर देते हैं, है ना। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हम इसको 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, अब उसको हम लोग 2-फॉस्फेट कार्बन पे रिमूव कर देते हैं, मूव कर देते हैं, सॉरी नॉट रिमूव। यस, ये भी हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अच्छा, यहाँ से हमने ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ हमारी गलत हो गई है, रिवर्सिबल नहीं, उल्टा हमने लिख दिया। हाँ यस, पे ऑफ फेज मोस्टली हमारी रिवर्सिबल होती है और प्रेपरेटरी फेज मोस्टली हमारी इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये मिस्टेकनली हमारा उल्टा हो गया था। क्लियर, यस। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट सॉरी। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें हमारा सिंपली क्या हुआ है, हमने पोजीशन चेंज कर दी है फॉस्फेट ग्रुप की। यहाँ पे 3rd कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था और यहाँ पे 2 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है उस एंजाइम का नाम है म्यूटेज एंजाइम, और ये म्यूटेज एंजाइम क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। मैग्नीशियम इसमें ऑफ कोर्स यूज हो रहा है, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हाँ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ये आयन इसका यूज हो रहा है। अच्छा एक चीज़, हाँ यस, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हमारा आयन की तरह काम कर रहा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये म्यूटेज जो एंजाइम है ये कैटालाइज करता है रिवर्सिबल शिफ्ट को, और इसमें फॉस्फाइल ग्रुप हमारा मूव हो जाता है C2 एंड C3 के बीच में। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप दोनों ही पोजीशन पे आपका मूव कर सकता है। ठीक है, अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में। ठीक है, हमें लास्ट में क्या बनाना था, हमें पायरुवेट बनाना था, है ना। एक एनर्जी मॉलिक्यूल हमें यहाँ से मिल चुका है ना। तो अब हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी हमारा रिवर्सिबल स्टेप है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में। ठीक है,
राइट। इसमें जो एंजाइम हमें चाहिए होता है उस एंजाइम का नाम है एनोलेज एंजाइम, इनोलेज एंजाइम। और ये हमारा स्टेप कौन सा हो गया? ओके, यस, हाँ, हमारा एनोलेज एंजाइम है। और यहाँ पे आपका आयन यूज़ हो रहा है और ये हमारा स्टेप था, दिस वन इज़ 8th स्टेप और ये हमारा 9th स्टेप आ गया, है ना। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या करना है, हमें पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन करनी है। लेकिन आपको पता है ना, अभी भी यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, तो हम क्या कर लेते हैं, उससे एनर्जी को निकाल लेते हैं, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर लेते हैं और हमारा पायरुविक एसिड बन जाएगा है ना। तो चलिए, फोस्फोफिनोल पायरुवेट से अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ से पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये पायरुविक एसिड जो हमारा बनेगा, ऑफ कोर्स हमारा लास्ट स्टेप है तो ये रिवर्सिबल होना चाहिए, तो ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा और यहाँ पे पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होगी। और पायरुविक एसिड कब बनेगा, जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है, एडीपी को यूज़ करके एटीपी की फॉर्मेशन यहाँ से हो रही है। मैग्नीशियम ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस भी प्रोसेस हो रही है। और जो एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है उस एंजाइम का नाम क्या है, पायरुवेट काइनेज। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट का क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो यहाँ पे पायरुवेट काइनेज एंजाइम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10th स्टेप और यहाँ से हमारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 5 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का मेन मुद्दा क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप के अंदर हमें ग्लूकोज को कन्वर्ट करना होता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, हमें ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना होता है। रीज़न इज क्योंकि ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है और उसको हम 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं। और इसी प्रोसेस के टाइम पे हमें एनर्जी देनी भी पड़ती है प्रेपरेटरी फेज के टाइम पे, और एनर्जी हमें कुछ मिलती भी है, हमारी किस में मिलती है, ये हमारी पे ऑफ फेज में। तो ओवरऑल रिएक्शन हम यहाँ से लिख लें कि ग्लाइकोलाइसिस की ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, है ना। चलिए हम यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस की ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं कि हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। तो आप याद कीजिए, प्रेपरेटरी फेज के अंदर हमें एटीपी खर्च करनी पड़ी थी। हमने 2 एटीपी मॉलिक्यूल को खर्च किया था, क्योंकि हमने ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो एक फॉस्फेट ग्रुप दिया था, और हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया था, तब हमने एक फॉस्फेट ग्रुप दिया था, वहाँ पे हमने 2 एटीपी मॉलिक्यूल को खर्च किया था, है ना। तो हमारी ओवरऑल जो रिएक्शन है वो आप क्या करोगे, दोनों को मिला के तो करोगे। तो आप यहाँ से देखिए, प्रेपरेटरी फेज में हमने क्या क्या यूज़ किया था वो हम यहाँ से लिख लेते हैं, और पे ऑफ फेज में हमें क्या मिला वो चीज़ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपनी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो प्रेपरेटरी फेज में आप याद करो, हमने 2 एटीपी मॉलिक्यूल को यूज़ किया था। ठीक है, पे ऑफ फेज में हमें, आप याद कीजिए, देखिए पे ऑफ फेज में एक तो हमें एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ से मिला जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा था, और यहाँ से एक एनएडीपी मिल रहा है ना, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल थे ना, तो 2 × NADP हो गया हमारा। आपको पता है ना, एक NADP से हमें 2 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, है ना। NADP नहीं आएगा यार, ये NADH है। मैं ना थोड़ा सा यहाँ से माइंड में कुछ और चल रहा होता है और हम यहाँ से लिख कुछ और देते हैं। इट्स नॉट NAD, इट्स NADH। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, इट्स NADH, तभी तो ये एनर्जी हमें देगा। तो ये हमारा NADH है। ठीक है, तो 2 NADH मिल रहे हैं हमें यहाँ से। और आपने यहाँ पे देखा इन स्टेप के अंदर, स्टेप 1 यहाँ पे एक स्टेप के अंदर हमें फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया था, यहाँ से हमारा ATP बन रहा था, तो 2 ATP हमें यहाँ से मिले थे और 2 ATP हमें यहाँ से भी मिल रहे थे। तो टोटल कितने ATP हो गए हमारे पास, 4 ATP हो गए, 2 × 2 ATP। ठीक है, तो हमारा टोटल एनर्जी पे ऑफ में हमें ये मिल रहा है, और प्रेपरेटरी फेज में हमने ये खर्च किया था, तो ये 2 ATP हमारा चला जाएगा। अब 2 ATP यहाँ से हमने क्योंकि खर्च किया था, ये भी तो हमें देना पड़ेगा ना, 2 ATP यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे कितना ATP बनेगा, 2 ATP। तो अब हम हमारी रिएक्शन लिख लें, बिल्कुल। तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं, हमने शुरू में क्या यूज़ किया, ग्लूकोज यूज़ किया। उस ग्लूकोज के लिए हमने
रिड्यूसिंग एनर्जी हमारी क्या थी, NAD पॉजिटिव यूज़ किया NADH को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हमारा काम कर रहा था ना, याद कीजिए। तो 2 NAD हमने यूज़ किए थे, तो ये हमारा हो गया। प्लस में हमने 2 ADP मॉलिक्यूल आएगा। 2 ADP इसलिए आ रहा है ना क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ATP जो यूज़ किया था उसको कैंसिल आउट कर दिया है ना, तो 2 ADP आ गया। प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा आपका H3PO4, और इसके बाद हमारी रिएक्शन क्या बनेगी, क्या मिला हमें, पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, प्लस में मिला हमें 2NADH जो कि यहाँ से मिला, प्लस में मिला हमें 2 ATP, ठीक है, जो यहाँ से आपका हमें 4 ATP थे ना, लेकिन हमारा यहाँ से 2 ATP कैंसिल आउट हो गए, तो हमें लास्ट में 2 ATP मिले। प्लस में आपका H पॉजिटिव आयन, 2 H पॉजिटिव आयन मिल गए, है ना। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया ग्लाइकोलाइसिस का। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितना एनर्जी प्रोडक्शन होता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि 4 ATP बना है, ग्लाइकोलाइसिस से हमें 2 ही ATP मिलते हैं। और ओवरऑल जब वो एनर्जी की बात करता है कि ग्लाइकोलाइसिस से ओवरऑल एनर्जी हमें कितनी मिलती है, तो आप इसका एनर्जी यहाँ से निकाल लोगे NADH का और साथ में ATP का, फिर आपको पता चल जाएगा कितने मॉलिक्यूल हमें ATP के यहाँ से मिलेंगे। क्लियर? आई होप गाइज आपको ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस समझ में आया होगा और ये आपकी लिए हेल्पफुल होगा। आप यहाँ से रटना मत बिल्कुल भी, आपको बस की पॉइंट मैं बता देती हूँ। एंजाइम्स को आप उसकी एक्टिविटी से रिलेट कीजिए, आप एक्टिविटी से रिलेट करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप एक्टिविटी से रिलेट ना करके उसको सिर्फ रटोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। क्लियर? सो नेक्स्ट में हम लोग क्रैब साइकिल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।